Hi, good morning, student. Today we are discuss about the GIT disorder jaundice. अब जॉन्डिस होता क्या है वो आज अपन पढ़ेंगे। जो आप जानते हो जिसको पीलिया बोलते हैं वही होता है जॉन्डिस। ए येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू फर्स्ट डिटेक्टेड इन स्क्लेरा एंड स्किन। मतलब जो येलोइश डिस्कलरेशन होना, जो बॉडी टिश्यू है इनके ऊपर येलो कलर अपीयरेंस होना। फर्स्टली स्केला जो स्किन होती है, स्क्लेरा जो स्क्लेरा होती है उसमें सीन होता है ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम। ये किस वजह से होता है? डिस्कलरेशन ऑफ येलो कलर की जो बिलिरुबिन का लेवल है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड की जो फ्लो है उसके अंदर ज्यादा होता है, उसकी वजह से जॉन्डिस अकर होता है। इट इज ए सिम्टम रेदर देन डिजीज। ये क्या एक सिम्टम है, रेदर देन डिजीज से ज्यादा क्या है, सिम्टम है। ठीक है, टाइप आते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है हेमोलाइटिक प्री हिपेटिक जॉन्डिस। It occurred due to increased breakdown of RBC such as blood transfusion reaction, sickle cell crisis and hemolytic crisis। मतलब ये हेमोलाइटिक प्री हेपेटिक जॉन्डिस है जो किसे लीवर से पहले होता है। ठीक है, लीवर कॉज नहीं होता, प्री लीवर कॉज होता है। ठीक है, इट अकर ड्यू टू आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिएक्शन हो गई। ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह होना, हेमोलाइटिक एनीमिया होना, ये सारे कॉज करते हैं हेमोलाइटिक जॉन्डिस को। फिर आता है हिपेटोसेलुलर, मतलब हिपेटिक सेल के द्वारा जॉन्डिस होना। इट अकर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ लिवर टू टेक अप कॉन्जुगेट एंड एक्सक्रीट द बिलिरुबिन इन सिचुएशन लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर। मतलब कि ये कब होता है कि लिवर की इनएबिलिटी तो कॉन्जुगेट और एक्सक्रीट नहीं कर पाता बिलिरुबिन को, हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लिवर की सिचुएशन में, जब लिवर सेल डैमेज हो जाती है, लिवर सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब उस कंडीशन में अगर जॉन्डिस होता है उसको बोलते हैं हेपेटासेलुलर जॉन्डिस, मतलब हेपेटिक जॉन्डिस। फिर आता है ग्लूकोरोनिक एसिड प्रोड्यूस बाय लिवर। जो ग्लूकोरोनिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है लिवर के द्वारा, एसेंशियल टू मेक द फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन। जो एसेंशियल होता है फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन को बनाने। जो अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है इनटू वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन व्हिच कैन बी एक्सक्रीटेड बाय। मतलब जो ग्लूकोन एसिड है वो क्या करता है, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन होता है जो इनडायरेक्ट उनको वाटर सोल्यूबल में चेंज करता है, जो एक्सक्रीट होता है किडनी के द्वारा, तो वो प्रोसेस अकर नहीं होती। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इट अकर ड्यू टू डिक्रीज और ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ बाइल थ्रू द लिवर एंड बाइल। मतलब जो ऑब्स्ट्रक्ट बाइल का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट है, डिक्रीज हो जाना बाइल ट्रैक्ट और लिवर के थ्रू, उस वजह से होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होता है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इचिंग होना इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बाइल जॉन्डिस, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, बाइल पिगमेंट है वो डिजोल्व हो जाता इन यूरिन, सो टर्न ब्राइट ग्रीन एंड स्टूल अपीयर ग्रे एंड व्हाइट ओवनिंग द डेप्रिवेशन ऑफ बाइल। मतलब इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया बोलते हैं, ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो बाइल पिगमेंट है वो डिजोल्व हो जाते हैं यूरिन के अंदर, सो टर्न ब्राइट ग्रीन और स्टूल अपीयर है ग्रे व्हाइट कलर का। यूरिन तो ग्रीन कलर का और स्टूल है वो व्हाइट कलर का, ग्रे व्हाइट का डिप्रेशन होता है बाइल की वजह से। ठीक है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो फोटोथेरेपी है वो दी जाती है, फिनोबार्बिटोन है, ठीक है, वो ड्रग्स दी जाती है। फिर आता है कोलिलिथेसिस एंड कोलिसिस्टाइटिस, विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है इसके अंदर जॉन्डिस के अंदर ट्रीट के लिए। फिर आता है कोलिलिथेसिस और कोलिसिस्टाइटिस। क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर, मतलब कोलिसिस्टाइटिस जो गाल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन है उसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस, विच इज यूजुअली कॉल्ड बाय द गाल स्टोन इज कोलिलिथेसिस। मतलब अगर कोलिसिस्टाइटिस मतलब गाल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है वो तो कहलाता है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिलिथेसिस मतलब स्टोन फॉर्मेशन होता है गाल ब्लैडर, उसको बोलते हैं कोलिलिथेसिस। एक्लेकुलस कोलिसिस्टाइटिस मतलब बिलियरी इन्फ्लेमेशन नॉट कॉज्ड बाय द गॉल स्टोन, मतलब इसको बोलते हैं एक्लेकुलस कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है जो बिलियरी इन्फ्लेमेशन है वो गाल स्टोन के द्वारा नहीं है, उसको बोलते हैं एक्लेकुलसिस्टाइटिस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। बिलियरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ गाल ब्लैडर बाइल डक्ट सिस्टम। तो बिलियरी सिस्टम है वो गाल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है और सिस्टिक डक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी कि इसके कॉज क्या है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल साइड एंड लिसिथिन इन द बाइल। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है वो तो बढ़ता है और अमाउंट बाइल साल्ट और लिथिसिन का बाइल के अंदर अमाउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर था बाइल स्टेटिस ड्यू टू स्पाजम ऑफ स्पिंटर ऑफ ओडाई एंड कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर मोर देन 1 मंथ। अगर बाइल स्टेटिस बाइल क्या स्टॉप हो जाता है, हार्ट रुक जाता है ड्यू टू स्पाजम की वजह से, स्पिंटर ओडाई का स्पाजम हो गया, हार्डनेस होगी मसल, तो कंप्लीट पेरेंटल न्यूट्रिशन रहता है। और कोई पेशेंट है तो कंप्लीट पेरेंटल अदर देन एलिमेंट्री ट्रैक्ट अगर न्यूट्रिशन ले रहा है 1 मंथ तक तो उसको भी चांस होते हैं कोलिलिथेसिस कोलिसिस्टाइटिस के, या फिर इन्फेक्शन होना गाल ब्लैडर के अंदर तो वो चांस रहते हैं
कोलिलिथेसिस और कोलिसिस्टाइटिस के। फिर है टाइप ऑफ स्टोन। स्टोन है वो डिवाइड किया गया 3 ग्रुप में। कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो सकता है, पिगमेंट स्टोन होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बन सकता है, पिगमेंट है, बिलिरुबिन स्टोन है जो कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होते हैं, मिक्स्ड स्टोन जिसमें कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट और मिक्स्ड। फिर है कोलेस्ट्रॉल स्टोन अबाउट 4 टाइम एज कॉमन एज कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन है वो क्या होता है 4 टाइम मोस्ट कॉमन होता है कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन से, जिसको आल्सो नाउन एज पिगमेंट स्टोन। कैल्शियम कंटेनिंग को पिगमेंट स्टोन भी बोल सकते हैं। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें बिलियरी कोलिक होता है, जॉन्डिस होता है, मतलब ब्लू येलो डिस्कलरेशन होता है स्किन का। फिर आता है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर फैटी मील। जब आप कोई फैट सोल्युबल डाइट लेते हो तो आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, जो रेड करेगा आपके रेडिएट होगा, आगे फैलेगा शोल्डर राइट साइड ऑफ द बैक, जो आपकी राइट साइड की बैक होती है वहां तक जाएगा। फिर है मर्फी साइन, पेन ऑन डीप इंस्पायरेशन वेन एन इन्फ्लाम्ड गॉलब्लैडर इज पाल्पेटेड बाय प्रेसिंग द फिंगर अंडर द रिब केज। जब आपकी जो रिब केज है, हड्डियों का जो कुछ ढांचा है उसके अंदर, रिब केज के अंदर आप जब पर्स करोगे फिंगर से, तो आप क्या होगा डीप इंस्पायरेशन, जब आप सांस लोगे गहरी, तो वहां पे क्या होगा इन्फ्लाम ग्लैंडुलस को पाल्पेट करोगे तो पेन होगा, इसको बोलते हैं मर्फी साइन। प्लूराइटिस मतलब हाइपरप्लूरिया की वजह से होता है। फिर आता है डार्क ऑरेंज फॉर्मी यूरिन एंड क्ले कलर स्टोल इन केस ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब डार्क ऑरेंज फॉर्मी यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल है वो प्रेजेंट होता है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। फिर अब ब्लीचिंग है, डकारिया फ्लैटोरेस है, इंडाइजेशन और एपस होना, गैस से निकलना, वो सारे कॉज करते हैं गॉलब्लैडर स्टोन या इन्फ्लामेशन, कोलिसिस्टाइटिस या कोलिलिथेसिस। फिर आता है डायग्नोसिस, कोलिसिस्टेक्टोग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ गॉलब्लैडर टू डिटेक्ट। कोलिसिस्टोग्राफी किस लिए करते हैं, विजुअलाइज करके देखते हैं कैमरे के द्वारा, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है अंदर जो क्या देखती है गॉल स्टोन है या नहीं है गॉलब्लैडर के अंदर। फिर आता है मैनेजमेंट, एडमिनिस्टर यूरसोडियोल यूरोसोडेओक्सीकोलिक एसिड orally because it is sometime effective in treatment cholesterol gallstone form। मतलब ये इर्सोडियोल है वो अपन देते हैं पेशेंट को, जो क्या करता है इफेक्टिव होता है ट्रीटिंग और गॉलस्टोन। 1 साल से अगर किसी गॉलस्टोन है तो उसको ट्रीट कर सकता है। फिर है इसमें नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट गैस फॉर्मिंग फूड और एल्कोहल। आपको क्या करना है, फैट सेचुरेटेड डाइट है वो कम करनी है, गैस फॉर्मिंग फूड और एल्कोहल कंजम्पशन कम करना है, ठीक है। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट 5 to 6 मील पर डे, 5 से 6 मील में लेना, और स्मॉल और फ्रीक्वेंट फूड लेना है, ठीक है, मतलब 5 से। फिर टेक विटामिन एंड मिनरल्स, आपको विटामिन एंड मिनरल्स सप्लीमेंट भी लेने हैं। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, क्या क्या होता है इसका। कोलेडोकोटोमी मतलब इंसिजन इन द कॉमन इनटू कॉमन बाइल डक्ट टू रिमूव बाइल स्टोन बाय लेप्रोस्कोपी। मतलब कोलेडोकोटोमी क्या होता है, इंसिजन लगाया जाता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, इंसिजन किया जाता है और रिमूव किया जाता है बाइल स्टोन को लेप्रोस्कोपी, तो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होता है उसके द्वारा। फिर कोलिसिस्टेक्टोमी मतलब तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना। कोलिसिस्टोटोमी का मतलब होता है गॉल ब्लैडर का इंसिजन लगाया जाता है थ्रू द एब्डोमेन वॉल और रिमूव गॉल स्टोन। एब्डोमेन वॉल के थ्रू इंसिजन लगा के गॉल ब्लैडर से जो रिमूव करते हैं गॉल स्टोन, उसको बोलते हैं कोलिसिस्टोटोमी। यूज ऑफ T2 आफ्टर सर्जरी, आपको T2 लगाई जाती है बाइल डक्ट के लिए, जो प्रिजर्व एंड पेटेंसी ऑफ बाइल डक्ट इंश्योर ड्रेनेज ऑफ बाइल एंटिल एडिमा रिजॉल्व। मतलब जो T2 है वो आफ्टर सर्जरी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इंसर्टेड किया जाता है, जो प्रिजर्व और पेटेंसी चेक करती है बाइल डक्ट की, और ड्रेनेज है बाइल का अंटिल जब तक एडिमा रिजॉल्व नहीं होता तब तक मेंटेन करती है। फिर है हेमरॉइड। अब हेमरॉइड क्या होते हैं वो आज अपन पढ़ते हैं। हेमरॉइड क्या है, डायलेटेड हेमरॉइड, हेमरॉइडल वेन, सुपेरियर रेक्टल वेन ड्यू टू इंगोर्जमेंट विद ब्लड, वेरिकोज वेन। मतलब कि डायलेट हेमरॉइडल वेन है, सुपेरियर रेक्टल वेन है, वो इंगोर्जमेंट हो जाती है विद ब्लड के साथ, हेमरॉइड वेन डायलेट हो जाती है। इंगोर्जमेंट और ब्लड का वेरिकोज वेन है उनमें इंगोर्जमेंट हो जाता है, हार्ड हो जाती है वेन और ब्लड कलेक्ट होने उसको वजह से हेमरॉइड हो जाते हैं। जो वेन्स है वो फूलने लग जाती है, उसको बोलते हैं अपन हेमरॉइड। इट मे बी इंटरनल अकरिंग अबाउट जो इंटरनल स्पिंटर होता है, रेक्टल स्पिंटर इंटरनल की साइड, अंदर की साइड, ठीक है, और अकरिंग एक्सटर्नल आउटसाइड जो एक्सटर्नल स्पिंटर है वहां भी हो सकता है, इंटरनल स्पिंटर दोनों में हो सकता है हेमरॉइड। फिर है रिस्क फैक्टर कि जो हेमरॉइड वेन का मतलब, हेमरॉइड का मतलब जो रेक्टम की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल है, वेन्स है, वो क्या होती है उनमें स्वेल आ जाते हैं, ब्लड कलेक्ट इंगोजमेंट हो जाता है, ब्लड अगर ब्लड कलेक्ट होगा तो हेमरॉइड के चांस हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर कौन कौन से थे, क्रोनिक स्ट्रेनिंग एट डिफिकेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन। मतलब क्रोनिक स्ट्रेनिंग मतलब जमना
डिफिकेशन के टाइम तो स्टूल है वो कोलोन के अंदर जमता रहता है, रेक्टम के अंदर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है किसी को तो, और प्रोलॉन्ग लंबे समय तक बैठे रहना, सिटिंग रहना, हेवी वजन उठाना, प्रेगनेंसी है तब भी हेमरोइड के चांस हो सकते हैं। फिर है पोर्टल हाइपरटेंशन एंड इंक्रीज अपडाउन प्रेशर, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ना, ठीक है। फिर है इंक्रीज अपडाउन प्रेशर है वो ज़्यादा होना, फैटी जब 50% होते हैं उनमें हेमरोइड के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब साइंस में हम क्या देखते हैं, हेमेटोचीजिया, द पासेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल एंड रेक्टम ब्लीडिंग। आप क्या देखो हेमेटोचीजिया, तो स्टूल पास आउट करोगे इसमें रेड ब्राइट आपको फ्रेश ब्लीडिंग मिलेगी और रेक्टल ब्लीडिंग होगी स्टूल पास आउट करने के बाद। रेक्टल प्लूटाइड पस फॉर्मेशन का पेन होगा, और रेक्टल है वो प्रोलेप्स का मतलब होता है रेक्टल मिकोजा है वो बाहर की तरफ आ जाना। डायग्नोसिस क्या करते हैं, रेक्टल एग्जाम सिग्मोइड स्कोपी में क्या कहते हैं, कोलोन का एग्जामिनेशन करते हैं सिग्मोइड कोलोन का। प्रोक्टोस्कोपी में क्या होता है, इंस्पेक्शन ऑफ रेक्टम, प्रोक्टोस्कोप डाल के रेक्टम का विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देते हैं, हाई फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आप हाई फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक ज्यादा करोगे तो क्या करें, अगर आप ज्यादा लिक्विड डाइट और फाइबर डाइट तो क्या करें, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगी। फिर अप्लाई पेड सोक विद एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। आपको क्या करना है, पेड सोक लगाने हैं जो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट हो, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, एस्ट्रिजेंट, एनेस्थेटिक, जो क्या करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन को सिकुड़ेंगे, जो म्यूकस मेम्ब्रेन डायलेट होगी उसको वापस नॉर्मल पोजीशन लाने सिकुड़ाएंगे, उसको साइज है वो नैरो करेंगे। फिर है फॉर इंटरनल हेमरोइड, अगर इंटरनल तो नॉन सर्जिकल अप्रोच लाइक रबर बैंड लाइगेशन। अगर इंटरनल हेमरोइड अंदर की साइड अगर हेमरोइड है तब आप क्या करोगे, नॉन सर्जिकल अप्रोच, जो सर्जरी प्रोसीजर नहीं होता, रबर बैंड लाइगेशन करेगा, रबर बैंड अराउंड द हेमरोइड, रबर बैंड लगा देंगे हेमरोइड के, तो सर्कुलेशन को क्या करेगा, सिकुड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, एंड टिश्यू बिकम, टिश्यू क्या हो गया, नेक्रोटिक हो गया, टिश्यू ज्यादा जो ग्रोथ कर रखे हैं वो डेथ होगी और सेपरेट होंगे और स्लग वो वहां से उतर जाएंगे। फिर है इंफ्रारेड कोगुलेशन, इंफ्रारेड कोगुलेशन क्रायोथेरेपी, मतलब रैपिड फ्रीजिंग ऑफ जो हेमरोइड है वहां पे अपन कूल कोई ऐसे मेडिकेशन लगाए जिससे क्या होगा, इंफ्रारेड क्रायोथेरेपी करेंगे तो क्या करेंगे, रैपिड फ्रीज हेमरोइड को क्या करेंगे, जो सिकुड़ेंगे ब्लड वेसल को, जब कोल्ड के कांटेक्ट में आएगी ब्लड वेसल तो वो क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, डायलेट हुई। और लेजर ट्रीटमेंट कैन भी, अपन लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। फिर है एडवाइस टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, मतलब आपको पेशेंट को बोलना है कि आप लंबे समय तक ना तो बैठे रहें ना खड़े रहें ना, और कॉन्स्टिपेशन की चांस ना हो। फिर है एडवाइस टू सीट्स बाथ 2 टाइम पर डे 7 आप उस पेशेंट को बोलना है आप सीट्स बाथ लो गर्म पानी के अंदर, ठीक है, 2 से 3 टाइम पर डे, 2 से 3 बार दिन के अंदर नहाओ 7 से 10 दिन के लिए। फिर है सर्जरी हेमरोइडेक्टोमी, मतलब जो रिसेक्शन करते हैं हेमरोइड, जो डायरेक्ट ब्लड वेसल उनको रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं हेमरोइडेक्टोमी, मतलब हेमरोइड का रिसेक्शन, जो हेमरोइड पार्ट है उसको रिमूव कर लेना। फिर है प्रोवाइड प्रोन और साइड लाइन पोजिशन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोन उल्टा लेटाने या साइडलाइन पोजीशन देनी है सर्जरी के बाद ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। ये था आपका हेमरोइड। इसमें क्या होता है, जो रेक्टल वेन्स है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है और उनके अंदर ब्लड कलेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, हेमरोइड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ब्लड के साथ जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तो उसके साथ ब्लड आता है और पेन वगैरह और प्रोलप्स, रेक्टल मिकोजा प्रोलप्स हो जाती है, ठीक है, वो आगे सीवीडी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल कोलोन या स्पास्टिक कोलाइटिस, ठीक है। इट इज ए सिम्टम कॉम्प्लेक्स करेक्टराइज बाय स्पाजम एंड पेन ड्यू टू इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ बाउल। ये क्या होता है, एक सिम्टम होता है, कॉम्प्लेक्स सिम्टम होता है, तो करेक्टराइज स्पाजम और इंक्रीज मोटिलिटी, जो बाउल की हाइपर एक्टिविटी स्पाजम हो जाता है, मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और पेन होता है। इट इज मोर कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर एक्टिंग 15 से 20% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। क्लिनिक बेनिफिट्स क्या होता है, इंटरमीडिएट बीच में पेन होता रहता है, अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, बहुत कॉन्स्टिपेशन भी होगा, डायरिया बहुत मिक्स्ड भी हो सकते हैं, एक्सेसिव फ्लड गैसेज निकलती है, ब्लोटिंग होती है, डकारी आती है, कंटिन्यू अर्ज फॉर डिफिकेशन फॉर अर्जेंसी, अर्ज रहती है कि अर्जेंसी के अंदर डिफिकेशन हो सकता है। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवाकुएशन, आपको आपका जो स्टूल पास आउट है वो पूरा एक स्टूल पास आउट हुआ नहीं है कम्प्लीटली, आपको ऐसे सेंसेशन फील होते हैं, आपको संवेदना फील होती रहती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या करता है, आप वेल बैलेंस मोर फाइबर एंड लो फैट डाइट इंटेक करो, ठीक है, और एडवाइस करो अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड एंड मैनेज साइकोलॉजिकली आल्सो, आपको गैस फॉर्मिंग अवॉइड करना और पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट जिससे वो अपनी इस कंडीशन से रिलीव हो सके। ये था आपका पूरा जीआईडी सिस्टम, जिसके जो मेन सारी डिजीज वो अपन ने डिस्कस कर ली है।
इसमें तो पेप्टिक अल्सर है, कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस है, जोंडिस है, हेमरॉयड है, एनाल फिशर वगैरह है, और अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट डिजीज नहीं है, तो मेन पेप्टिक अल्सर होता है, गेस्ट्राइटिस होता है, ये सारी डिजीज है जो अपन एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोलिलिथियासिस है, कोलिसिस्टाइटिस है। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, लिथियासिस का मतलब गाल स्टोन फॉर्मेशन होना गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, वो कॉज करता है इन्फ्लामेशन और गाल स्टोन। ठीक है, अपने जो मेन मेन सारी डिजीज थी वो आज अपने जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड थी वो सारी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम में तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिजीज वगैरह, जैसे किसी डिजीज का मैनेजमेंट ले लिया, किसी का नर्सिंग केयर प्लान पूछा जा सकता है। जबकि ज़्यादा ऐसे नर्सिंग केयर प्लान अभी तक पूछा नहीं गया, बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पर आप रेडी रहना जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो। और पेप्टिक अल्सर वगैरह इनका जैसे पूरी डिजीज ना पूछ के ओनली ऐसा ही पूछते हैं मैनेजमेंट करो, तो आप उसके रिकॉर्डिंग कर लेना। एक हर्निया है जो अपन अपेंडिसाइटिस पढ़ चुके हैं, अपन हर्निया पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इन्फ्लामेटरी बाउल आईबीडी अपन पढ़ चुके हैं, कौन और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, डिजीज के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्रोसिस ऑफ लिवर पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पेनकेटाइटिस अपन पढ़ चुके हैं, पेनक्रियाज इन्फ्लामेशन वगैरह होना। ठीक है, और हेपेटाइटिस अपन पढ़ चुके हैं, हेपेटाइटिस के टाइप वगैरह याद रहने। ठीक है, इनसे रिलेटेड पता चल सकता है कि हेपेटाइटिस ए का क्या है, बी का क्या है, सी और डी, इनको अलग टाइप वाइज आपको याद रखने हैं कि ओनली बी को छोड़ के बाकी सभी क्या है, आरएनए वायरस है। ओनली हेपेटाइटिस बी होता है, वो क्या होता है, डीएनए वायरस होता है। और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी पढ़ चुके हैं, जोंडिस पढ़ चुके अपन, कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस पढ़ चुके हैं। हेमरॉइड पढ़ लिया, और एनाल फिशर भी अपन पढ़ चुके हैं। इनको वन बाय अपन इरिटेटिव बाउल डिसऑर्डर अपन सारे जीआईडी के डिसऑर्डर तो मैंने 5 क्लास के अंदर आपको डिस्कस कर चुका हूं। थैंक यू। बाकी नया सिस्टम या नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको एनसीपी के बारे में बता दूंगा, कैसे फाइल बनानी है और वगैरह कैसे करने हैं, कि नर्सिंग केयर प्लान में केस स्टडी बनानी है वो कैसे बनानी है, वो सारी मैं आपको जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तब बता दूंगा। थैंक यू।